Namaskar and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth, study of truth. Opposite of that is mythology, which is science of fake lie imagination, study और fake lie imagination. आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी सुंदर पुस्तक आई है, ईसावाद, और उसको जरूर देखिए। गरुड़ा प्रकाशन से है, सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इंडिया स्पीक्स डेली पर भी आप सर्च कर सकते हैं, और अनेक चैनल है वहां पे भी धीरे धीरे ये आ रही है। आई थिंक अभी एक और न्यूज चैनल पे इंडिया में आने वाली है। इस पुस्तक में के जो लेखक है वो हमारे साथ हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, वेरी वेलकम टू द शो। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी, सारे दर्शकों को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। शैलेंद्र जी, हमको ये बार बार बोला जाता है, ये कॉलोनाइजर्स का शुरू से ये प्रिंसिपल रहा है कि वो हम पे कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर को कॉलोनाइज करके, सिविलाइज करके, और वो हमारे लिए डेवलपमेंट लेकर आते हैं। वो हमारे लिए सारे जो नए, जैसे भारत के लिए बोलते थे, ट्रेन लेकर आए। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ प्रगति के नाम पे? बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका और मेरे लिए तो बहुत ही और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने जो पुस्तक लिखी है उसको एक बार उसमें दिखाइए पुस्तकों को। इट इज हाँ और द गरुड़ा प्रकाशन से आई है। जी 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 बहुत ही जी, ये सुंदर है पुस्तक है। पुस्तक। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार। ये है, और जरूर इसको देखिए। मेरा सौभाग्य है कि इस पर दो गुरुतुल्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणी की है इस पुस्तक में, और वो पुस्तक की शुरुआत में है। आप उसको भी पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यही कह के तो उन्होंने सारी दुनिया पर जो अपना जो राज फैलाया, उसका औचित्य उन्होंने वो सिद्ध किया कि भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके यहाँ आकर के। लेकिन पहली बात तो यह है कि किसी ने उनको बुलाया नहीं था। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे या करने वाले थे, तो किसी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया। दुनिया में कहीं से भी उनको नहीं कहा गया कि भाई आप आइए हमारे यहाँ अच्छा कीजिए। तो यह तो एक बात हुई कि जो अच्छाई होती है, अच्छी बात होती है, वो मांगी जाती है। हम आपसे कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारा समर्थन कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। ऐसा कुछ भी यहाँ पर दुनिया भर में आपने नहीं देखा होगा। तो इन्होंने क्या किया, जो आप समझिए कि मोहम्मदवाद और ईसावाद में यही थोड़ा सा महीन अंतर है। अंतर यही है कि जो मोहम्मदवाद वाले थे वो तो सीधा आए, तलवार से हमला किया। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि भाई हम आपको जो है मुक्त करने जा रहे हैं, या हम आपको विकसित करने जा रहे हैं, या हम आपको कुछ करने जा रहे हैं। उनकी अपनी एक, कहिए कि अपना एक दर्शन था, और लूट मार करते थे और राज करते थे। लेकिन जब ये अंग्रेजों का या डच का या फ्रेंच का समय आया, तो इन लोगों ने अपना एक नया सिद्धांत गढ़ा, और वो सिद्धांत ये था कि हम बहुत विकसित हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, और जो लोग ऐसे नहीं हैं, विकसित नहीं हैं, उनको विकसित करना हमारा दायित्व है। यह जिसको कहते हैं ना, स्वयं ही आप स्वयंभू बन जाइए, स्वयं ही ठेकेदार बन जाइए दुनिया के। तो ये उनका कहना था। ये सैद्धांतिक पक्ष था। व्यवहारिक पक्ष क्या था? व्यवहारिक पक्ष यह था कि उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है, उनका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जिसको आप कह सकें कि वहां के लोगों के लाभ के निमित्त किया गया। लाभ यदि हो जाए तो उसे आप संयोग कहिए, वो आवश्यक नहीं है। वह उसमें मतलब उसका उद्देश्य लाभ करना नहीं है वहां के स्थानीय लोगों का। लाभ यदि होता है तो अनायास हो जाएगा। क्या उसका कोई प्रतिफल है? कोई भी आप काम करते हैं, थोड़ा बहुत उसका लाभ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है रेलवे सिस्टम का। भारतवर्ष में जब रेल लाई गई, तो आपको पता होगा, इस पर काफी साहित्य उपलब्ध भी है। आपको शशि तरूर ने भी बहुत कुछ लिखा है। पहली बात तो यह है कि ये जो रेल तंत्र बिछाया गया, इसका जितना धन था
वह धन यहाँ की जनता से लिया गया। ये ब्रिटिश सरकार के यहाँ ब्रिटिश कंपनियां थी, उनको लगाया गया, आप समझिए उनका निवेश था, और उस निवेश पर जो उनको रिटर्न मिलता या ब्याज सहित कहिए कि उस पे जो पैसा मिलता, वो भारत की जनता से लिया गया। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने कोई दान नहीं किया, ना उन्होंने कोई कहिए कि खैरात बांट दी यहाँ आकर के, उससे उन्होंने बहुत सारा धन स्वयं कमाया, उनकी कंपनियों ने कमाया। दूसरा आप देखिए कि रेल का तंत्र जहां जहां बिछाया गया, वहां पहले से ही विचार किया गया कि अंग्रेज सरकार को, जो ईसाई सरकार थी, उसको कैसे लाभ होगा। तो पहला उद्देश्य था कि उस समय तक सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। घोड़े ही थे जिन पे आपको जाने थे, जिन पर जाना था आपको। तो घोड़ों के बाद या बैलगाड़ी पे या इस तरह का कोई अगर वाहन का प्रयोग करेंगे तो वो तो धीरे धीरे ही चलेगा वाहन। इसलिए ट्रेन जो है, रेल उस समय के लिए द्रुत गति का वाहन था, तो उसका प्रयोग सैनिकों को एक जगह से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाने का बहुत बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि जब आप अवैध रूप से किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके जम जाते हैं, वहां पर शासन करते हैं, तो स्वाभाविक है स्थानीय जो लोग हैं वो आपसे कभी प्रसन्न होते नहीं हैं, और आप सदा भयभीत होते हैं कि कहीं न कहीं कोई विद्रोह होगा, कहीं न कहीं क्रांति होगी, कहीं न कहीं कोई अग्नि भड़केगी, ज्वाला भड़केगा। तो उसको शांत करने के लिए, उसको दबाने के लिए आपने उस समय रेल जो ये तंत्र है उसका उपयोग किया। दूसरा जो बहुत बड़ा प्रयोजन था वह यह था कि आपको पता होगा, भारत से कच्चे माल का ब्रिटेन जाना, और ब्रिटेन से जो आपको बना बनाया सामान है वो भारत में आना। तो भारत में जो उसका वितरण है वो कैसे होता, या भारत से कच्चा माल जो है वो बंदरगाहों तक कैसे पहुंचता। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य था, ये दूसरा उद्देश्य था जो उस ईसाई सरकार ने किया। इसका प्रमाण यह है आदित्य जी कि भारत में अनेक ऐसे स्थान थे 1947 15 अगस्त को, जहां का बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्रफल रेल तंत्र से अछूता रहा। उसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है उड़ीसा का है। उड़ीसा के कई बड़े बड़े जिले थे जहां के लोगों ने कभी रेल देखी ही नहीं। उनको, उनके लिए जो रेल है वो अब जाकर वहां रेल गई है, वो अब जाकर वहां रेलगाड़ी दिख रही है। तो तात्पर्य यह है कि भारत के लाभ की दृष्टि से, भारत के हित की दृष्टि से कभी भी रेल तंत्र को नहीं बिछाया गया। अब आप चलें पूर्वोत्तर भारत, जिस पर मेरी पुस्तक है। तो पूर्वोत्तर भारत का भी यही दुर्भाग्य रहा कि आप यदि बंगाल से पूरब की तरफ जाएंगे, असम की तरफ जाएंगे, तो आपको पता ही होगा कि जब तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था तब तो फिर भी बीच से रास्ते थे कि आप त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, ये सब आप आसानी से पहुंच सकते थे, वैसे दूरी थी। लेकिन बांग्लादेश के बन जाने के बाद तो भारत से पूरी तरह पूर्वोत्तर भारत कट गया, और एक ही स्थल मार्ग है, रास्ता है, जिसको सिलीगुड़ी कहा जाता है। बंगाल का छोटी सी पट्टी है जिस होकर के आपको उधर जाना है। अब प्रश्न उठता है कि इतने बड़े क्षेत्र में केवल असम में रेल जाती थी, ट्रेन जाती थी, बाकी किसी जगह पे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद आपको मालूम होगा कि ट्रेन छोड़िए, हवाई जहाज का कोई मार्ग नहीं, सड़क मार्ग अच्छा नहीं। तो ये पूरी तरह से पूर्वोत्तर भारत को काटा गया, वहां कोई विकास का काम नहीं किया गया, और इसके पीछे जो है गहरी चाल थी ईसाई सरकार की। पहली बात तो यह थी कि उन्होंने जानबूझकर पूर्वोत्तर भारत को काटा, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम पूर्वोत्तर भारत को नहीं काटेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं वो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, जगह जगह क्रांति हो रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन की चिंगारी यहाँ भी पहुंचेगी और यहाँ के लोग भी हमारा विरोध करेंगे। और यदा कदा विरोध हुआ भी, कई जगह संघर्ष हुआ भी, लेकिन उसको उनको काट देना था। तो यह एक उद्देश्य था ईसाई सरकार का कि यहाँ पर संपर्क ही नहीं रहेगा, यातायात की सुविधा ही नहीं रहेगी, तो लोग न यहाँ आएंगे न यहाँ से बाहर जाएंगे। दूसरा जो प्रयोजन था वो यह था कि ईसाई मिशनरियों को
उस क्षेत्र में खुली छूट मिली रहे और वे मतांतरण करते रहें। वहां के जो वनवासी हैं, वहां के जो बेचारे भोले भाले व्यक्ति हैं, उनको ईसाई आसानी से बनाया जाए और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी कहिए कि विघ्न न उत्पन्न हो। बेझिझक और बिना किसी रोक टोक के आप सबको ईसाई बनाते रहें, इसके लिए यह कदम बहुत आवश्यक माना गया ईसाई सरकार के द्वारा। तो दूसरा कारण यह भी था कि उन्होंने पूर्वोत्तर को काटे रखा। अब इस काटने के क्रम में सबसे बड़ा जो काम किया, वो जिसको मैं कहता हूं सबसे बड़ा पाप है, और हमारा दुर्भाग्य है कि वह पाप अभी तक निरंतर जारी है, वह है इनर लाइन परमिट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप किसी भी वहां के जो मुख्यतः ईसाई बहुल राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का कुछ हिस्सा और उसके बाद मेघालय, ये सब जो राज्य हैं, इनमें पहले मेघालय में तो था नहीं, अभी उसकी मांग हो रही है, लेकिन आपको मिजोरम में, नागालैंड में और उसके बाद अरुणाचल में, यहां पर ईसाई सरकार ने उस समय ही, अंग्रेजों ने क्या किया कि इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लगा दी। अब इनर लाइन परमिट की व्यवस्था क्या होती है? वह यह चीज है कि आपको दिल्ली में उन राज्यों के जो कार्यालय हैं, उनसे आपको एक तरह की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी वहां जाने से पहले। अर्थात अगर आप चाह रहे हैं कि मिजोरम जाएं, तो पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और अनुमति के जो प्रकार हैं वो एकदम से विदेश जाने के लिए जो वीजा के प्रकार होते हैं वैसे ही है कि आप थोड़े दिन के लिए जाना चाहते हैं, बहुत दिन के लिए जाना चाहते हैं, आप काम करने के लिए लेना चाहते हैं अनुमति, या किसी और काम के लिए, या आप पर्यटन के लिए जाना चाह रहे हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के अनुरूप आपको वो परमिट मिलेगा, और उसमें उसके लिए शुल्क भी देना होता, कुछ फीस भी देनी होती है। तो एकदम समझिए कि वो वीजा का प्रकार है। तो ईसाई सरकार ने उसको ऐसा काम कर दिया कि आपको मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल, ये तीनों आरंभ में पूरे देश से कट गए और आज तक कटे हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मणिपुर ने भी मांग उठाई कि हमारे यहाँ भी कुछ लागू होना चाहिए, तो मणिपुर में अभी उसको शुरू किया गया है। नागालैंड में एक दीमापुर शहर था, वो पहले इनर लाइन परमिट से बचा हुआ था, मगर उसको भी लागू कर दिया गया है। अब इन राज्यों की देखा देखी मेघालय ने भी मांग शुरू कर दी है कि हमारे यहाँ भी इनर लाइन परमिट लागू कर दिया जाए। अब एक मिनट के लिए आप सोचिए कि ये इनर लाइन परमिट कितना खतरनाक, कितना विभेदकारी और कितना राष्ट्रद्रोही व्यवस्था है। कारण क्या है कि भारत देश में वहां के लोग चाहे जहां भी जाएं, जमीन खरीद सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन ये सुविधाएं वहां के लोगों को सारे भारतवर्ष में प्राप्त है, यानी शेष भारत में प्राप्त है, लेकिन शेष भारत के लोगों को इनमें से कोई भी सुविधा वहां नहीं है। वहां की भूमि आप नहीं खरीद सकते हैं, वहां पे व्यापार नहीं कर सकते हैं, वहां रोजगार नहीं ले सकते हैं, वहां पढ़ाई के लिए तो वैसे ही संभावना कम है कि इधर के लोग जाएं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कठिन कार्य है। तो आप समझिए एक हिसाब से भारतवर्ष में दो कानून चल रहे हैं, एक तरह के लोगों के लिए कोई और कानून है, बाकी देश के लोगों के लिए कोई और कानून है। और मैं मानता हूं कि यह केवल अज्ञानता है लोगों की, अन्यथा यह बहुत बड़ा विषय बन सकता है। और ये जो कश्मीर में जो 370 अनुच्छेद हटाया गया है, उससे भी आप समझिए कि ये भीषण है, क्योंकि कश्मीर में आरंभ में अनुमति थी आवश्यक, लेकिन बाद में अनुमति नहीं थी। मैं स्वयं कई बार गया और लोग भी जाते हैं, आप भी चले जाइए, अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। यहां पर तो अनुमति की आवश्यकता आज भी 2022 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी वही स्थिति बनी हुई है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जो अंग्रेज ईसाई सरकार ने इसको चलाया। उसके बाद उन्होंने जो विकास के नाम पर काम किया वो और भी खतरनाक काम था। उन्होंने बजट सहित जो शिक्षा विभाग है वह सौंप दिया ईसाई मिशनरियों को। तो आप यह समझिए कि वहां जो बच्चे पढ़ेंगे वो उन्हीं विद्यालयों में पढ़ेंगे जो ईसाई मिशनरी के द्वारा स्थापित विद्यालय होंगे, और जो पढ़ाने का जो पाठ्यक्रम होगा, जो विषय होगा, वह भी चर्च तय करेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये तो स्वाभाविक ही है कि जब चर्च तय करेगा
तो जो बच्चा वहां जाएगा वो 10 साल 12 साल उस विद्यालय में पढ़ेगा और विद्यालय से निकलते निकलते वो ईसाई हो चुका होगा। और पूरे पूर्वोत्तर भारत में यह एक कहावत की तरह है कि जो भी बच्चा ईसाई विद्यालय गया वो ईसाई बन के ही निकला। और ऐसा कोई प्रमाण मुझे अभी तक नहीं मिला है कि कोई बच्चा वहां गया हो और ईसाई न बन के निकला। वो ईसाई ही बनना उसको उसका तय है। तो आप यह समझिए कि चाहे वो रेल की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, भारत देश से उसको काट के रखने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं पूर्वोत्तर भारत के विरुद्ध जाती थी, उनके हित के विरुद्ध जाती थी और भारत के हित के विरुद्ध जाती थी। अंतिम बात इसमें यह है जो अंग्रेज ईसाई सरकार ने किया, वह यह है कि यदि आप वहां के स्थानीय लोगों में ऐसी भावना भर देंगे, उनको आप काट के रखेंगे, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम यह हुआ आदित्य जी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश स्वतंत्र हो रहा था, उसी समय नागालैंड ने अपनी स्वतंत्रता कर दी एक स्वतंत्र देश के रूप में, और नागालैंड स्वतंत्र देश बन गया अपने आप में। लंबा संघर्ष चला उस समय से, भीषण संघर्ष चलिए, इधर से पुलिस है, सेना है, उधर से उनके जो विद्रोही हैं, और आज तक भी कुल मिलाकर भले वो स्थिति अब उतनी उनकी मजबूत नहीं है, भारत सरकार उस पर काफी हावी है और वहां एक सरकार चल रही है, लेकिन उस सरकार के समानांतर जंगलों में, कहीं पहाड़ियों के नीचे, कहीं छुप के उनकी समानांतर सरकार आज भी चल रही है नागालैंड की। और उनकी अभी जो तात्कालिक मांग है वो यह है कि उनके लिए अलग संविधान हो, एक झंडा वो चाहते हैं, एक ध्वज चाहते हैं जो उनका अपना हो, कुछ कुछ कश्मीर के की तरह। तो यह विवाद जो है आज तक बना हुआ है नागालैंड का। तो नागालैंड के जो विद्रोही थे, विद्रोहियों को का जो निर्माण हुआ, आप समझिए उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वह ईसाई मिशनरियों का है, क्योंकि उन्होंने उनको काट कर रखा, उनको ईसाई बनाया। दूसरा उदाहरण है आपको मिजोरम का। मिजोरम में आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये आदित्य जी 1958 की बात है, 58-59 की, कि वहां पर एक ये बड़ा ही प्राकृतिक कहिए कि एक तरह की आपदा है कि वहां हर 50 वर्ष पर कहा जाता है कि उस वहां की जो बांस हैं उनकी जड़ों में फूल आते हैं और वो फूल चूहे खाते हैं और चूहे बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और वो फिर बहुत अधिक चूहों को पैदा करते हैं। जब चूहों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वो चारों ओर भागते हैं, खेत में, खलिहान में, घरों में, और अनाज खा जाते हैं, जिससे अकाल होता है। तो इसको वहां पर कहते हैं मौतम। तो ये 1958-59 में वहां पर मौतम हुआ और भयानक भयानक समझिए कि अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इधर से भारत सरकार की तरफ से जो भी सुविधा वगैरह जाननी थी वो गई होगी, उसमें विलंब हुआ होगा या कुछ न कुछ समस्या अवश्य रही होगी, लेकिन वहां के लोगों को भड़काने का काम किया लालडेंगा ने। और लालडेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, जिसको एमएनएफ बोलते हैं। और मिजो नेशनल फ्रंट ने इतना घोर हिंसक आप कहिए कि आंदोलन खड़ा कर दिया भारत राष्ट्र के विरुद्ध। और उसके बाद में उसने घोषणा कर दी कि 1966 में मिजोरम भारत से अलग हो जाएगा और उसकी राजधानी रहेगी आइजॉल। और ऐसा ही हुआ। 1966 में आइजॉल में उसने लालडेंगा ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मिजोरम की घोषणा कर दी। अब इसके बाद लंबा संघर्ष चला, इधर से सेना उधर से हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत जेल गए, बहुत जख्मी हुए, बहुत घर बेघर हो गए बहुत सारे लोग। और ये आपको निरंतर चला वहां से संघर्ष, थोड़ा कभी ऊंचा कभी नीचा। 1986 में जाकर के केंद्र सरकार और मिजोरम के बीच में समझौता हुआ है। उस समझौते के बाद मिजोरम की स्थिति थोड़ी थोड़ी लौटी है, थोड़ी पटरी पे आई है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जो आपने कहा शुरू में कि इन लोगों ने अच्छा करने की कोशिश की या अच्छा करने का दावा किया, या ये कहा कि हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व है कि हम इन लोगों को शिक्षित करें, इनको विकसित करें, तो ये सारा परिणाम आपके सामने है। आज पूर्वोत्तर भारत भारत से कटा हुआ एक हिस्सा है, जहां के लोग अपने आप को शिक्षा जिस तरह से उनको अंग्रेजों ने दी है या ईसाइयों ने दी है, उसके कारण भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। लगभग 100 के आसपास वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग संगठन हैं।
उनमें से 30 के लगभग बताया जाता है 3 दर्जन ऐसे संगठन हैं जो बिल्कुल हिंसक हैं और वो भारत राष्ट्र से लड़के और भारत से अलग होने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है? इन सारे हिंसक संगठनों की विशेषताएं 3 हैं। पहली विशेषता यह है कि ये सारे के सारे लगभग ईसाई हैं। दूसरी विशेषता यह है कि ये सारे लेफ्टिस्ट हैं। पता नहीं कैसे ये ईसावाद और लेफ्ट एक साथ चलते हैं। और तीसरी जो विशेषता यह है कि इनमें से अधिकतर जो हैं उनको चीन से कोई ना कोई मदद मिलती है या चीन के तरफ उनका झुकाव है। तो ये अब आपने देख लिया आदित्य जी कि जो वहां के लोगों ने किया उसका क्या परिणाम हुआ, वो आपकी आंखों के सामने है। बहुत ही अच्छा आपने पूर्वोत्तर, क्योंकि बहुत सारे भारत में पूर्वोत्तर जो राज्य है भारत के, उसके विषय में लोग बहुत ही कम बात करते हैं। और भारत में कुछ कानून भी बने हैं कि अगर वो दिल्ली में आए तो कोई उनको इस प्रकार से कोई चाइनीज समझ के बात ना करे, ऐसे कुछ कानून भी है ना? दिल्ली में ऐसे है ना? और भारत के अनेक राज्यों में भी ऐसे कानून है। लेकिन लेकिन अगर जैसे हम लोग जो बात करते हैं, ये जो आपने बताया कि किस प्रकार से जो उनकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, दैट इज इटसेल्फ जो है भारत के विरुद्ध जाती है। चर्च पे शिक्षा है ज्यादातर। अच्छा, जो बांग्लादेशी जो पूर्वोत्तर देशों में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, ये बांग्लादेशी और इन सब का कुछ उस पर प्रभाव पड़ा है? आपकी पुस्तक में ऐसा लिखा है कुछ? बहुत 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 ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने उस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। वो हम असल में आपने असली बात जो कही ना वो शुरू में कह दी कि पूर्वोत्तर के विषय में हमारी जानकारी बहुत कम है। बहुत कम है। और मैं बताऊं कि जानकारी क्यों कम है। यह भी एक षड्यंत्र है, साजिश है, क्योंकि आपको जानकारी कभी दी नहीं गई उसके बारे में कभी आपको बताया नहीं गया। यह एक चाल थी कि उसको उधर से काट के रखो ताकि वो एकदम से वो कट जाए। क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी राजनीति है, आप बहुत बढ़िया समझते हैं। भारत, देखिए, भारत इतना बड़ा राष्ट्र बनता 1947 15 अगस्त को, जिस समय की एक हिसाब से मान लीजिए अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था 70-80 साल पहले। भाई, महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे राज किया। तो वो जो हिस्सा था ये किस, अमेरिका, आपको मालूम होगा, अमेरिका, ब्रिटेन उस समय के जो बड़े पावर थे, या आपको सोवियत यूनियन, इन तीनों को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि इतना बड़ा भारत देश बनेगा, इतना बड़ा भारत देश बनेगा, पता नहीं ये क्या कर देगा। तो ज्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां थी वो भारत को तोड़ने में लगी थी। उसी का नतीजा था कि भारत को तोड़ा गया, बनाया गया। अब आप जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब पूर्वी पाकिस्तान बना तब, यानी 1947 की बात, और जब बांग्लादेश बना 1971 तक, दोनों ही बार वहां से बड़ी संख्या में लोग पूर्वोत्तर गए। अब आपको याद होगा कि पूर्वोत्तर में जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो एरिया है वो असम का है। तो बड़ी संख्या में लोग असम में घुसे, और दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जो लोग घुसे हैं वो गए हैं त्रिपुरा, क्योंकि वही अंग्रेज ईसाइयों का कानून और फिर भारतवर्ष का कानून, उस कानून के कारण क्या हुआ कि मिजोरम है, नागालैंड है, बहुत ही हद तक मेघालय है, मणिपुर है, यहां वो लोग उतनी बड़ी संख्या में नहीं आ सके। कारण क्या था कि यहां वो आ भी जाते तो उनको कभी जमीन नहीं मिलती, कभी औपचारिक रूप से उनको रोजगार नहीं मिलता, कभी उनको व्यापार करने की अनुमति उस तरह से नहीं मिलती। इसलिए जो बांग्लादेश से आए वो सारे के सारे आप समझिए या तो असम में गए या वो त्रिपुरा में गए, और ये दोनों हिंदू बहुल राज्य हैं। तो असली जो प्रभाव पड़ा बांग्लादेशियों का, या कहिए पूर्वी पाकिस्तानियों का, उसको झेला है असम ने और त्रिपुरा ने। ये जो ईसाई बहुल राज्य हैं उन्होंने नहीं झेला है, क्योंकि वहां पर आ गया ट्राइबल कानून कि यहाँ के लोग ट्राइबल हैं, ट्राइबल की जमीन किसी को दी नहीं जा सकती, इससे वो बच गए। इनर लाइन परमिट के कारण ये बचे। तो तरह तरह से इनके यहाँ जो लोग आए उनकी संख्या बहुत कम है, यहां भी आए लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। और मेघालय में थोड़े बहुत आए तो वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, लंबे समय तक हंगामा हुआ है। लेकिन उसका जो प्रभाव आप कहेंगे
वह जो प्रभाव है, चाहे वो अच्छा प्रभाव हो, बुरा प्रभाव हो, जैसा भी हो, वो पड़ा है असम पर और त्रिपुरा पर। तो ये जो राज्य हैं ये बचे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि अरुणाचल में आप कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता हो, सरकार में नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो जाए, अर्थात अरुणाचल के की सरकार में नौकरी करके आप रिटायर हो जाइए, तब भी अरुणाचल में आपको भूमि नहीं मिलेगी रहने को। तो इसलिए होता यह है कि जैसे कोई नेपाल का आदमी आ गया या कहीं और का आदमी आ गया, उसने अरुणाचल में पढ़ाई भी कर ली, वहां पर नौकरी भी कर ली, सरकार में नौकरी कर ली और रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट से पहले ही वह आदमी सोचना शुरू करेगा कि वो कहाँ रहे रिटायरमेंट के बाद। तो उसके पास दो ही जगह होती है, या तो वो त्रिपुरा में जाकर जमीन खरीद के बस जाए या असम में जाकर के बस जाए। तो इस हिसाब से आप ये समझिए, और मैंने इसको अपनी पुस्तक में दिखाया है कि यह बहुत ही खतरनाक चीज है भारत देश के लिए, क्योंकि यदि आप किसी को अपने राज्य में रहने ही नहीं देंगे तो आपकी जो संस्कृति है वो भारत की संस्कृति से मिलेगी कैसे। इसीलिए मैंने लिखा है, अपनी पुस्तक का नाम दिया है पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक संहार। तो इसलिए उनकी जो जो वहां के आदिवासियों की संस्कृति, मूल संस्कृति रही होगी, उसको तो ईसाइयों ने समाप्त कर दिया, संहार कर दिया, नष्ट कर दिया, और उन लोगों को भारत की जो शेष भारत की जो संस्कृति है उनसे कभी जुड़ने नहीं दिया। तो नतीजा ये हुआ कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं के नहीं रहे, जो विशेषकर ईसाई बहुल राज्य है। तो वहां आप जाएंगे तो आपको जो कुछ भी अच्छा लगेगा घूमने फिरने में, वो आपको असम में लगेगा। हालांकि असम का भी बड़ा क्षेत्र है जहां पर अब बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, मुसलमान बहुल क्षेत्र हो गए हैं असम में, बहुत सारे जिले, और दूसरा ईसाई बहुल भी कुछ जिले हो गए वहां। और उसके बाद में जो दूसरी जगह है जो आपको ठीक लगेगी वो है आपको त्रिपुरा, क्योंकि वहां भी वो हिंदू बहुल राज्य है। तो हिंदू बहुल राज्य होने के कारण वो शेष भारत से जुड़े हुए हैं, निरंतर संपर्क में है। और यही स्थिति सिक्किम की भी है, क्योंकि सिक्किम में अधिकतम लोग जो हैं या तो हिंदू हैं या बौद्ध हैं। हालांकि अब वहां पर भी ईसाइयों का जो प्रसार है वो हो रहा है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो 5 राज्य हैं जो ईसाई बहुल हैं, वो है मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद में आपको मणिपुर, मेघालय। इन राज्यों की जो हालत है वो ऐसी ही है कि ये पूरी तरीके से भारत से कटे हुए हैं, हमारी संस्कृति से उनका कोई संपर्क संबंध विशेष नहीं है, और वो अपने पर्व त्योहार सबको समाप्त कर चुके हैं। अपनी उनकी एक भाषा, जो भी भाषा है, ईसाइयों ने क्या किया कि सबके लिए जो है अंग्रेजी जो रोमन लिपि होती है वो पकड़ा दी। तो अब रोमन लिपि में वहां की जो उनकी अपनी भाषाएं हैं उनको आप लिखेंगे तो उतनी आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे जितनी कि देवनागरी में या बांग्ला में या असमिया में समझी जा सकती थी। लेकिन उनसे इनको घृणा है, इन लिपियों से। तो नतीजा ये है कि वो अपनी भाषा संस्कृति से भी कट गए हैं, और वो एकदम से समझिए कि इसीलिए वहां पर जो राष्ट्र विरोधी आंदोलन चला है या आज भी चल रहा है, और राष्ट्र विरोधी इतने संगठन है, उसके पीछे भी मूल कारण यही है। जब तक आप उस राष्ट्र से जुड़ेंगे नहीं, उसकी मुख्य धारा में नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी भड़काएगा, आप भड़क जाएंगे। तो इनको भड़काने वाले जो थे उनमें पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था। जितने के मैंने नाम लिए हैं आंदोलनकारियों के, उनको शुरू में पूर्वी पाकिस्तान ने समर्थन दिया, बाद में बांग्लादेश ने समर्थन दिया, और निरंतर जो समर्थन मिलता रहा वो चीन से मिलता रहा, जो आज भी मिल रहा है। तो इस प्रकार जो आपने बात कही वो बड़ी अच्छी बात थी और बड़ी अच्छी बात है। तो यही इनकी स्थिति है कि ये एकदम से काट दिया गया है इनको। एक इसमें एक अलग प्रश्न उठता है, जैसे भारत की जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और भारत में शुरू में जो 10 गवर्नमेंट्स आई, 10 शिक्षा मंत्री आए, वो सभी एक तरीके से उनकी भारतीय शरीर है लेकिन मानसिकता उनकी थी इन्हीं की, अंग्रेजों की। और आज भी ऐसा है बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में। तो यहाँ पे काफी नाम आता है सोनिया गांधी का, मदर टेरेसा का, और जो ये लोग काफी कनेक्टेड है कि अभी इस पे मेरा ज्यादा रिसर्च नहीं है इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन जो काफी कनेक्टेड है वेटिकन का माइंडसेट से, ये सब वहीं पे चल रहा है। मेरी नई पुस्तक में गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड में मैंने जरूर लिखा था ये सब चीजें, जो लोगों को काफी पढ़ रहे हैं लोग।
तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा है इस तरह की जो मानसिकताएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उनका पूर्वोत्तर देशों में किस तरह का राज चला कि आज तक वो चलिए कटाई हुआ है भारत से? ये भी आपका आपने अच्छा विषय उठाया। देखिए, इसमें मैं यदि एक व्यक्ति के रूप में कहूं तो सबसे बड़े दोषी जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा जान करके कि 1947 15 अगस्त तक भी इतने ईसाई मशीनरियों ने जोर लगाया, और उस समय सारी दुनिया से ईसाई मिशनरी आए, और मैंने विस्तार से इसका वर्णन किया है। आपको कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड्स हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया तक से वहां पहुंचे। उन लोगों ने वहां चर्च बनाए, स्कूल कॉलेज खोले, तो इनको काफी समर्थन मिला, धन से मदद मिली। क्योंकि वो लोग कहते थे मिशनरी की, भाई ये तो गरीब लोग हैं, इनके पास तो पैसा नहीं, लोग तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम बनाते हैं। ये सारा कुछ हुआ, उन लोगों ने पढ़ाया भी। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि वो जो टेरेन है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वहां का, जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, उसमें उन्हें बड़ी कठिनाई होती थी जगह जगह पहुंचने। इसलिए असली जो नुकसान है वो आदित्य जी 1947 15 अगस्त तक भी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग वहां बचे रह गए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि 47 में 15 अगस्त तो भी हमारे जो साक्षरता दर थी पूरे देश की वो बहुत कम थी। पूरे देश की बहुत कम थी तो पूर्वोत्तर की भी कम थी। सारे लोग को पढ़ाया नहीं गया था, इतने विद्यालय नहीं खोले गए थे। असली जो हमें डैमेज किया है, असली जो नुकसान पहुंचा है, वो है 1947 के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और थोड़े दिनों के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का विभाजन हुआ, राज्य का समझिए कि निर्माण हुआ। तो ये जितने राज्यों के नाम मैं ले रहा हूं, ये सारे राज्य पहले असम का हिस्सा होते थे, और असम जो है वो स्वयं बंगाल का हिस्सा होता था। तो चूंकि शुरू में शिक्षा दीक्षा बंगाल को अधिक मिली थी, तो आरंभ में क्या हुआ था कि भले वहां ईसाई मिशनरी रहते हो, लेकिन सरकारी जो लोग होते थे, अंग्रेज सरकार के लोग जो होते थे, उनमें अधिकतर संख्या बंगाली लोगों की होती थी, और वो वहां जाते थे, वहां काम करते थे, और उनके कारण वहां पे बंगाली जो बांग्ला भाषा है उसका भी प्रचार प्रसार हो गया। मेघालय को स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए चुना था। मेघालय में उनका बहुत बड़ा विद्यालय है, और जहां मैं गया हुआ हूं, मैंने पुस्तक में उल्लेख किया उसका चेरापूंजी में, तो आप देखेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि 1902 में अपनी मृत्यु से पहले वहां गए हो, तो उस स्थान का चयन किया उन्होंने। और मेघालय में आज बड़ी संख्या में विवेकानंद के स्कूल हैं, जिनको रामकृष्ण मिशन कहा जाता है, मिशन के विद्यालय। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय तक स्थिति बहुत दयनीय फिर भी नहीं थी, इतना करने के बावजूद बुरी नहीं थी। बुरी तो तब हुई जब राज्यों का निर्माण किया गया भाषा के आधार पे, और आपको आश्चर्य होगा इन राज्यों के बनने का कोई औचित्य मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको 10 लाख 20 लाख की आबादी है एक राज्य की, और पता नहीं वो राज्य क्यों बनाया नेहरू ने। आज की आबादी मैं कह रहा हूं मिजोरम की 10 लाख की है, उस समय तो पता नहीं क्या रही होगी, 2-3 लाख रही होगी। तो इसको जानबूझ करके एक किसी चाल के तरह से, एक षड्यंत्र के तरह से असम को बार बार काटा गया। असम से ही हर राज्य को निकाला गया। जितने राज्यों के मैं नाम ले रहा हूं सब असम से निकाले गए, और निकाल निकाल के छोटे छोटे राज्य बनाए गए। चूंकि उन राज्यों में ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी थी, इसलिए जो मुख्यमंत्री बना वहां का, उस राज्य का, वो ईसाई था। अब पहली बार ईसाइयों का वहां पर शासन शुरू हो गया। अब आपको इतना मतलब दुख होगा जान करके कि वहां पर मेघालय में एक मुख्यमंत्री बना, उसने वो हर बात में लोगों को यही कहता था कि तुम अपनी आबादी बढ़ाओ, अपनी आबादी बढ़ाओ। और कई परिवार में मुझे प्रमाण मिला उसका, वहां पर लोगों से मैंने बात की, रामकृष्ण मिशन के जो प्राचार्य हैं उनसे मेरी वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके विद्यालय में एक बच्चा था, उसका नाम था 14, यानी 14। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता ने 14 क्यों लिख कर रखा? तो कहा कि हमारे बहुत बच्चे हैं माँ बाप के, अब नाम उनको मिला नहीं तो संख्या से ही बता दिया। बाद में इन्होंने पता लगाया तो इस बच्चे 14 के बाद भी 2 बच्चे उसके हुए, 15 और 16। तो 16 बच्चे थे एक माँ बाप के। और उस पर मैंने काम किया है जिसको कहते हैं डिकेडल सेंसस। डिकेडल सेंसस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको मैंने उसका अध्ययन किया है। और आप उस देखेंगे पुस्तक में तो मैंने सिद्ध किया है कि पूरे भारतवर्ष में अभी भी
जो पर वुमन TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो हाईएस्ट है इन्हीं राज्यों में। तो इन राज्यों में आपको ऊपर से शासन से लेकर के नीचे तक पूरा ईसाई तंत्र हो गया पहली बार। पहले असम सरकार थी, उसके पहले बंगाल की सरकार थी, तो वो चाह के भी इतनी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते थे। अब ये सारे के सारे ईसाई हैं और उन्होंने आबादी को बढ़ाना, ईसावाद को फैलाना, चर्च को फैलाना, चर्च के कानून को मानना, चर्च के नियम को मानना, ये सब इनके लिए सहज हो गया, कोई प्रश्न ही पूछने वाला नहीं था। तो यह काम जो है नेहरू सरकार ने किया और उस काम में निरंतरता बनी रही। और आपने बहुत अच्छा कहा, जैसे आपको मदर टेरेसा है या कोई है, उन लोगों का भी जो वो उनको करना था वो करते रहे। और ये अभी हाल में थोड़ा बहुत अवश्य परिवर्तन आया है नई सरकार के बनने के बाद, क्योंकि इस नई सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है। तो पहला काम तो इस सरकार ने किया है कि जबरदस्त, आपके इमेजिनेशन से बाहर है कि इतना बढ़िया वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फैला दिया है। अब हर स्टेट का जो कैपिटल है वो वहां पे एयरपोर्ट है और वो हवाई जहाज से जुड़ गया है। दूसरा काम हुआ, हर स्टेट कैपिटल अब ट्रेन से जुड़ गया है। सड़क मार्ग जितने भी अच्छे हो सकते हैं वो भी हो रहे हैं। अभी एक नया टेंडर इशू किया भारत सरकार ने और म्यांमार तक की जो सड़क है उसका भी निर्माण संभवतः मैं समझता हूं अगले साल या 24 तक तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद म्यांमार से उसको थाईलैंड तक जोड़ने की योजना है। तो अब जो है आप यहां से दिल्ली से गाड़ी उठाइए और आप सीधा आप बैंकॉक पहुंच सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया गया है अब जाकर के, ये पहली बार हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। लेकिन जो हमारा नुकसान हो गया, जो क्षति हो गई, वह अपूरणीय क्षति है। और यह क्षति जो है मैं इसका नाम देता हूं, ये सांस्कृतिक क्षति है, ये शैक्षणिक क्षति है, ये व्यवहारिक क्षति है, ये ऐतिहासिक क्षति है। इस पर जो है अब काम करना बहुत आवश्यक है कि उनके लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, वहां की शिक्षा दीक्षा कैसी हो, वहां के लोगों को क्या बताया जाए, वहां के जो नृत्य हैं, संगीत हैं या और भी चीजें हैं उनको कैसे बचाया जाए। और भारत में जो शेष भारत है वहां के लोग वहां स्वतंत्रता पूर्वक वैसे ही जाएं जहां कोई भी जाता है। जैसे गोवा, आप कहीं गोवा आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, छोटा सा राज्य है गोवा। तो उसी तरीके से जब मिजोरम लोग जाने लगेंगे, नागालैंड लोग जाने लगेंगे, तो अपने आप अनेक सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और वहां के लोग भी लाभप्रद होंगे। वहां के लोगों को भी वो लाभ मिलेगा कि हाँ, हम भारत के देश के नागरिक हैं और भारत में जो लाभ किसी भी नागरिक को मिलता है वो मुझे भी मिलता है। दूसरा, जो व्यापार बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा, पर्यटन होगा। मेरा एक अध्याय आदित्य जी इस पूरे वो भी आपके पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जो ईसाइयों का या उन लोगों का दावा होता था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो 5 ईसाई बहुल राज्य हैं इनका पर्यटन जो है टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही खराब हालत है, बहुत खराब हालत। मतलब मिजोरम में, नागालैंड में कोई आदमी जाता ही नहीं। आप ये मतलब इससे अधिक शर्मनाक स्थिति कहीं हो नहीं सकती। और वैसे ही मणिपुर में कोई नहीं जाता, अरुणाचल में भी बहुत थोड़े से लोग जाते हैं, थोड़ा बहुत लोग जो जाते हैं वो मेघालय जाते हैं, क्योंकि शिलोंग है वो पास है असम के सब पास। तो मेरा कहना यह है कि पहली बात तो इन राज्यों के पास में अपना कोई संसाधन नहीं है, इनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, दिल्ली से जो पैसा जाता है उस पैसे पे वो निर्भर है। तो यदि वो समृद्ध हो, विकसित हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वह है पर्यटन, टूरिज्म। और टूरिज्म होगा कैसे जब आप बाहर वालों को आप आने नहीं देंगे अपने यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ परमिट है, आपके यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता, आपके यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता आसानी से। नागालैंड में एक समय था जब उत्तर भारत के लोग गए थे, दुकानदार होते थे, बड़ी बड़ी दुकानें खोली थी और वहां जो हंगामा हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ, धीरे धीरे करके सबने अपना बोरिया बस्तर समेटा और सब वहां से भाग आए। तो स्थिति यह है कि जो विकास के नाम पर वहां कुछ भी करना बहुत कठिन है तब तक जब तक कि आपका इनर लाइन परमिट है। इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक में विकास हो या शेष भारत से जुड़ने की बात हो तो मैंने 3 बातें लिखी हैं। पहली बात यह है कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरा यह है कि मिजोरम और भारत जो राष्ट्र है या केंद्र सरकार है उसके बीच में 1986 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के जो कुछ प्रावधान है
वो बहुत विनाशकारी है। उनमें लिखा हुआ, उसमें समझौते में लिखा हुआ है कि बिना मिजोरम की असेंबली से पूछे भारत सरकार मिजोरम के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। अब आप बताइए ये कैसा कैसा समझौता किया गया। इसलिए इस समझौते के इन प्रावधानों को भी समाप्त करना होगा, क्योंकि भारत का की जो संसद है, जैसे वो किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, वैसे ही मिजोरम के लिए बनाए। क्योंकि अगर नहीं बना सकती है, इसका मतलब आप दोहरा कानून है, एक ही देश में, एक देश में कोई और, एक हिस्से में कोई और कानून चलता है, दूसरे में कोई और चलता है। फिर भी इसमें एक संतोषजनक बात यह है कि इसके लिए किसी संविधान का संशोधन नहीं कराया गया था मिजोरम के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है आदित्य जी कि जवाहरलाल नेहरू ने नागालैंड से समझौता किया और नागालैंड से समझौता करके संविधान में संशोधन करा दिया, और वह उसका संशोधन का नाम है 371A। तो जैसे आपको 370 कश्मीर के लिए अनुच्छेद था, वैसा ही अनुच्छेद 371 बनाया नागालैंड के लिए, जिसमें यही सब लिखा हुआ है कि भारत देश की जो संसद है वह नागालैंड के लिए कोई कानून नहीं बना सकती। नागालैंड की असेंबली जो है, विधानसभा, वो अगर पारित करेगी कोई प्रस्ताव, उस प्रस्ताव पर फिर विचार किया जा सकता है, अन्यथा आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो तीन चीजें हैं, ये भारत शासन को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। परमिट की व्यवस्था, मिजोरम समझौते के वो विभेदकारी प्रावधान, और तीसरा नागालैंड के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया 371A। क्योंकि ये तीनों चीजें यदि रहेंगी तो न तो यहां से वहां लोग आसानी से जा सकेंगे, न वो व्यापार कर सकेंगे, न वो पर्यटन के लिए अच्छा होगा वहां के लिए। तो वहां का विकास जो है बहुत संदिग्ध रहेगा मेरी दृष्टि में। शैलेंद्र जी, इसमें एक प्रश्न आता है कि इतनी सारी बातें भारतीयों से छुपाई गई। मैं भी सीख रहा हूँ आपकी इस रिसर्च से कि किस प्रकार से कितने सारे साम्राज्यवादी कॉलोनियल पावर्स ने एक साथ काम किया। रशिया का सबको मालूम है, सबसे बड़ा डर था उसका कि भारत एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बन जाएगा जो कि अमेरिका का अलाई हुआ। और आज भारत एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, लेकिन हमने कभी अपने देश के अंदर ही कभी ध्यान नहीं दिया। लोग मुझे बोलते हैं, मैं अमेरिका में इतने वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन अमेरिका में भारत जैसी कोई जगह है ही नहीं घूमने लायक। कोलोराडो में और इधर कहीं पे पहाड़ों में चले जाएं, वो भी बंजर पहाड़ हैं सारे के सारे। लेकिन भारत इतना सुंदर देश है, और उधर इतना कम पर्यटन, मतलब मैक्सिको से भी कम। मैक्सिको भाई बड़ा छोटा से बहुत सुंदर कंट्री है, लेकिन छोटा कंट्री। भारत में उसका भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा बहुत सारी चीज देखने की है। मीडिया का पूर्वोत्तर देशों के इंटीग्रेशन पे क्या फर्क है पड़ा मतलब क्या नहीं पढ़ना चाहिए था? क्योंकि मीडिया में भी पूर्वोत्तरों को एक तरीके से कट के दिखाया गया हर जगह। उस पे आपने कुछ लिखा है? मैंने लिखा है, थोड़ा सा उल्लेख किया है मीडिया का भी। देखिए, आमतौर पे आदित्य जी आप देखेंगे मीडिया जो है ना, बहुत ही मायोपिक होता है, शॉर्ट साइटेडनेस से काम करता है। वो आज का समाचार देखता है, आज की कोई उथल पथल देखता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज हम बोल दें झटके में जिसको लोग चटकारे लेके सुनेंगे, भले ही उसका महत्व बहुत ही तात्कालिक हो, क्षणिक हो, 1 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की जो बात है, आप जो कह रहे हैं मीडिया को लेकर के, हमारे देश में भी कुछ पत्रकार हुए हैं जिन्होंने लंबा दीर्घ अध्ययन किया है, और कुछ बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। आपके पश्चिम में अमेरिका के बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने काफी पुस्तकें लिखी हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसा हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि आप ये समझिए कि वहां पर, जैसे मैंने कहा ना, कि जाना कठिन है, पहुंचना कठिन है, और वहां पर कोई आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो इससे भी जो मीडिया के लोग तो कतराते रहे। लेकिन फिर भी जहां पर कुछ संभव हुआ, कोई ऐसे खोजी पत्रकार है, उन्होंने लिखा है। मैंने अपनी पुस्तक में कुछ पत्रकार के की जो पुस्तकें हैं या उनके वक्तव्य हैं वो मैंने लिए हैं, यदा कदा पुस्तक में आप देखेंगे है। लेकिन मुख्यतः बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और उसका कारण क्या है? कारण मूलतः यह है आदित्य जी कि मैं मानता हूं 2 कारण हैं मुख्य, जो कश्मीर पर भी लागू होते हैं। भारत के जो अधिकतर पत्रकार हैं वो वामपंथी हैं,
वो चाहे आप जैसे भी मान लीजिए शिक्षा प्रणाली का दोष कहिए या वामपंथ का उभार कहिए सारे विश्व में, और एक समय में कहावत बन गई थी कि जो जवान है वो वामपंथी होता है और धीरे धीरे प्रौढ़ होता है तो वामपंथ से दूर होता है। तो इस तरह के पत्रकार की जो अभी की पीढ़ी है या अभी से पहले की पीढ़ी थी, वह वामपंथी विचारधारा के अधिक लोग थे उसमें। दूसरी बात क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में एक समस्या यह होती है आदित्य जी कि जितना अंग्रेजी को आप फॉलो करेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट को या किसी चीज को बहुत बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि यह अंग्रेजी पर ही कुठाराघात करने वाली बात है। यदि अंग्रेज, आपको आश्चर्य होगा जान के कि मैंने ईसाई मिशनरियों के वक्तव्य दिए हैं इस पुस्तक में बहुत बार, कई जगह पर, जिनमें वो कहते हैं कि यदि पूर्वोत्तर अंग्रेजी सीख लेगा तो फटाक से ईसाई बन जाएगा। अब आप सोचिए, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अगर कोई मिजोरम का आम आदमी अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा तो वहां पर कनाडा से अगर कोई आएगा मिशनरी का, उससे वो बात कर सकता है, वो कनाडा जा भी सकता है, तो वो सारी दुनिया में ईसाइयों का रूप देखेगा, कहेगा बड़े बड़े चर्च हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पता नहीं कमाल के लोग हैं ये, उसको और गर्व होगा। तो मैं ये मानता हूं आदित्य जी कि ये दो बहुत बड़े बड़े कारण हैं, वामपंथी विचारधारा का बहुत ज्यादा दबाव पत्रकारों पर, आम पत्रकारों पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और दूसरा अंग्रेजी, अंग्रेजी के जो अखबार हैं या अंग्रेजी के चैनल हैं उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मेघालय में फर्राटे से लोग अंग्रेजी बोले, उनके लिए तो सुखद अनुभूति है, उनके लिए अच्छा है, भले उन्होंने अपनी संस्कृति मिटा दी हो, वो उसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन उनके लिए यह बात अच्छी है कि वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं मानता हूं कि अंग्रेजी जो है अपने आप में संस्कृति की शत्रु है। तो ये दो कारण मुझे समझ में आते हैं जिनके फलस्वरूप वहां पर हमारे देश के जो मुख्य धारा के लोग हैं उन्होंने बहुत अधिक समय नहीं बिताया पूर्वोत्तर में। वहां पर जो अच्छी बातें हैं उनके विषय में भी लोगों ने नहीं लिखा। आप असम जाइए, असम का हमने आपके साथ वार्ता ही की है कि आपको अहोम ऐसे विराट शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने, जहां पर मुसलमानों का राज नहीं होने दिया, मुगलों को 17 बार हराया। दूसरा उदाहरण त्रिपुरा का है, कभी आपसे उस पर वार्ता करेंगे। 5000 वर्ष का अक्षुण समझिए इतिहास है उनके पास, संस्कृत में लिखा हुआ, जिसमें 5000 साल तक के राजाओं की श्रृंखला है। और वो कहते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी इतनी अच्छी किताब किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं है जहां राजा की वंशावली इस तरह से संस्कृत पुस्तक में संजो के रखी गई हो। और आश्चर्य की बात यह है कि त्रिपुरा पर भी कभी मुसलमानों ने राज नहीं किया, उनको नहीं करने दिया। इतने वैभवशाली, इतने पराक्रमी और इतने वीर लोग थे वहां के, वो त्रिपुरा की भी स्थिति है। तो त्रिपुरा के विषय में भी हम नहीं जान पाए, असम के विषय में भी नहीं जान पाए, क्योंकि ये यदि हम जानते तो हमारा इतिहास गौरवशाली हो जाता। गौरवशाली हो जाता तो आप अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं बन पाते, ईसाइयों के पिट्ठू नहीं बन पाते, ये लोग चाहते नहीं। तो इसलिए भी इसको काटा गया। और इसमें जो नेहरू का, मैंने कहा नेहरू की भूमिका थी, भाई इतना बड़ा देश क्यों झुक जाएगा नागालैंड के आगे? आप सोचिए तो भाई, इतना छोटा सा नागालैंड और नेहरू झुक गए, समझौता कर लिया, 371 ये संविधान में लगा दिया। इतना छोटा सा मिजोरम जहां आज 10 लाख लोग रहते हैं, मैं कह रहा हूं ना, जब समझौता हुआ होगा तो 3-4-5 लाख लोग रहते होंगे। मैंने एक उदाहरण दिया है आदित्य जी, आपको हंसी आएगी उसकी डेमोग्राफी पर, कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की जो जनसंख्या है वो 4.5 करोड़ है। तो 3-3.25 करोड़ आप मान लीजिए असम में है, तो शेष जो है 1,45,00,000 या 40 लाख, वो बाकी सारे राज्यों के। तो ये जो 1,45,00,000 सारे राज्यों के हैं, उनसे अधिक लोग बिहार के 3 सबसे बड़े जिलों में रहते हैं। तो यहां मनुष्य की संख्या की बात नहीं है, यहां बात है विभेदकारी नीति की। और आपको कहते हैं ना, समस्या जो है, लोग संख्या चाहे कितनी भी कम किसी की हो, लेकिन अगर वो समस्या पैदा करने लग जाए तो आपको जीने नहीं देंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान जो है उनकी बहुत बड़ी संख्या हो गई है, 14-15% उनका हिस्सा है, लेकिन चूंकि उनमें से कुछ लोग समस्या खड़ी करते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो संख्या भले ही कम हो, लेकिन वो आपके विरोधी हो जाए, वो विरुद्ध हो जाए, वो विद्रोह कर दें, तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वोत्तर में यही हुआ।
संख्या उनकी अधिक नहीं है, लेकिन जितनी भी संख्या है उनको ईसाइयों ने पढ़ाया है। और एक और जो आप तो उसके जो आपने पुस्तक लिखी है गोल्ड ग्लोरी, उसी की बात मैं करूंगा, उसी तरह की उनकी समस्या क्या है। एक चर्च के स्कूल की मूलभूत समस्या आदित्य जी यह है कि वो पढ़ाए तो पढ़ाए क्या। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शिक्षक हो चर्च का और वह गुणगान करता है भारतवर्ष का, भारत के अतीत का, भारत के धर्म का, भारत की संस्कृति का, तो प्रश्न उठेगा कि फिर कोई ईसाई क्यों बनेगा। यदि भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है तो ईसाई क्यों बनेगा। तो इसका जो अस्तित्व है चर्च का वह भारत विरोध पर निर्भर है। वो भारत विरोध नहीं करेगा तो चर्च समाप्त हो जाएगा। और आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे जो ईसाई हैं, जैसे आप एक्स मुस्लिम देख रहे हैं, अब एक्स क्रिश्चियन की भरमार हो रही है। जिनको अकल आ रही है, जिन्होंने बाइबिल को भी पढ़ा है, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की है, वो उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत में रहने के लिए, सुखपूर्वक रहने के लिए, आनंद करने के लिए हमको इससे दूर होना पड़ेगा, ईसाइयत से, इस ईसावाद से। तो ये है उनकी मूलभूत समस्या किसी भी चर्च की, और मैं मानता हूं किसी भी देश की। आपसे कभी मैं वार्ता करूंगा यूरोप में कैसे जो सनातनी है वो आ रहे हैं, और वहां पर भी यही समस्या हो रही। यूरोप में, लिथुआनिया में, लातविया में ठीक यही समस्या है। वो चर्च करे तो क्या करे, चर्च वहां का गुणगान करे तो फिर जो स्थानीय धर्म है उनका गुणगान हो जाता है। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। आप सोचिए इस बात को कि आप अमेरिका में बैठे हैं, अगर वहां के इंडिजिनस लोगों की प्रशंसा कीजिए, कहीं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो फिर तो लोग कहेंगे तुम लोग बुरा वस्त्र हटाओ, भागो यहाँ से जहां से आए हो। अमेरिका में तो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं कि हमने ये जमीन जीती है, वी हैव डिफीटेड देम। और ये बोलते हैं ये तो समाज का प्रकरण है, जो शक्तिशाली है वो कमजोरों को हराता है। पर वो जानवरों का है, मनुष्यों का नहीं है। मनुष्यों का नहीं है, वो पशुबल है। सही पशुबल है। तो पशुबल तो जहां भी ये ईसावाद रहता है वो पशुवाद बढ़ाता है, जानवरों को जैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वही है ना, मैन हैज डोमिनियन ओवर मैटर। तो वो जो लाइन है उसका मतलब तो यही है कि मनुष्य जो चाहे कर जाए दूसरों के साथ। नहीं, फिर आप मनुष्य नहीं है ना। मनुष्य कहाँ से हो गए? मनुष्य भी नहीं है, आप मनुष्य नहीं है। फिर आप ये मान लीजिए ना कि आप वैसे ही बर्बर हैं जैसे बर्बर लोग होते थे, आप वैसे ही जानवर हैं जैसे और लोग होते थे। तो आप, मेरा कहना यह है कि आप वही रहिए, आप चोंगा मत ओढ़िए। आप चोंगा मत ओढ़िए कि आप अच्छे हैं, आधुनिक हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया काम करते नहीं। पूरे विश्व में ईसावाद ने जो कार्य किया है, लोगों के ह्यूमन राइट्स जो मारे हैं, मनुष्यों को पशु बना दिया, वो पूरे विश्व की कहानी है। तो शैलेंद्र जी, इस पे हम पार्ट 2 करेंगे अभी डिटेल में, और बहुत अच्छा, और उसमें हम लोग और इस कवर करेंगे इसी एरिया पे, और इससे थोड़ा और उसमें ऐड करके करेंगे। जो व्यूअर्स, जो आप इतने प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं, इतने लाइन लगी मेरे प्रश्नों की, मैं आज आप सबके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप YouTube पे लिख सकते हैं, और अगले शो में अगले संडे को जरूर मिलेंगे शैलेंद्र जी के साथ, और उस समय आप ये सब क्वेश्चन पूछिए, और तब हम लोग इसको लाइव ही सेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड दर्शकों को प्रणाम। और ये बुक जरूर खरीदिए, ये जो इन्होंने लिखी ईसावाद, गरुड़ प्रकाशन से है, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। तो उधर से आप जाके खरीद सकते हैं, और बुक को पढ़िए, क्योंकि ये बुक पढ़ने के लिए लिखी है, और इनका रिसर्च बहुत ही सटीक रहता है। कभी कभी मेरे पास प्रश्न भी नहीं होते इनसे पूछने के लिए, क्योंकि इनको इस एरिया में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जरूर डिटेल में पढ़िए इस पुस्तक को, और इसका फीडबैक दीजिए।